क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी 2 में पूछे गए सोशल साइंस से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सोशल साइंस में तैयारी 2 में क्लास 9 टू 10 में 160 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चन, पॉलिटी के 40 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। पार्ट बाय पार्ट सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रथम पार्ट में हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में उल्लेख किया गया है, चार्ल्स मेसोन के द्वारा उल्लेख किया गया था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसोन ने उल्लेख किया है। मेसोन ने 1842 में प्रकाशित अपने लेख नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इसका उल्लेख किया है। हड़प्पा स्थल संप्रति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत साहिवाल जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज 1901 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? तो हड़प्पा स्थल था जहां लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घाघर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। पूछा जा सकता है कालीबंगा किस नदी पर स्थित है? तो घाघर नदी पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा की खुदाई में 5 निर्माण स्तरों की जानकारी होती है। इस काल के मकान कच्ची ईंटों से बने हैं। सामान्यतः मकान में 4 से 5 कमरे, आगम, बरामदा तथा चूल्हे होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को सेंडोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है? तो सेंडोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। यूनानी लेखकों ने अपने लेख में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंडोकोटस तथा एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इन नामों का तदामतय चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया था। इससे यह निष्कर्ष निकालने में सहायता मिली कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन लेखकों नियार्कस, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा किया था? तो अपने शासन के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा किया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। मौर्य काल अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार धर्म यात्राओं से प्रारंभ किया। वह अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा पर गए, जो यह उनकी पहली धर्म यात्रा थी। अशोक अपने अभिषेक के 14 वर्ष में नेपाल की तराई में स्थित निगाली सागर में जाकर कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को द्विगुणित करवाया तथा 20वें वर्ष वह बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी ग्राम गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक तीर्थ में विश्वास प्रकट करता है? तो किस अभिलेख में अशोक जो है तीर्थ में विश्वास प्रकट करता है? तो भाब्रू अभिलेख में अशोक जो है तीर्थ में विश्वास प्रकट करता है। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। भाब्रू या बैराट अभिलेख राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने अशोक इस अभिलेख की खोज की थी। इस अभिलेख से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, तीर्थ एवं बुद्ध धम्म संघ की जानकारी प्राप्त होती है। इसी अभिलेख में संघ बौद्ध धर्म के संघ भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण संबंधी निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में वार्ता क्या है?
तो मौर्य काल में वार्ता क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मौर्य काल में वार्ता जो है क्या है, पशुपालन है, कृषि कार्य है, इसे ही मौर्य काल में वार्ता कहा जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। मौर्य काल में राज व्यवस्था की कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य कोष पर आधारित थी, जिसे सम्मिलित रूप से कौटिल्य ने वार्ता कहा है। कौटिल्य ने सर्वप्रथम वार्ता को शुद्ध वर्ण की सामान्य वृत्ति माना है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, जिसे कौटिल्य ने सबसे अच्छा उद्योग माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? तो मौर्य काल में रूपा जीवा जो है वो वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा कहा जाता था। इस प्रकार ऑप्शन जो है ई इसमें दिया गया है, ई यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। विशेष अध्ययन देखते हैं। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा कहा जाता था। बंधिक पोषक वैश्याओं के संगठन का अध्यक्ष होता था। वैश्याओं से राज्य को आमदनी होती थी, इन पर कर लगाया जाता था। कौटिल्य ने वैश्या को नगर के दक्षिणी भाग में रहने का निर्देश दिया है। मदिरा परोसने वाली वैश्या पेशल रूपा कही जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? तो कौटिल्य जो है 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री एवं पुरोहित कौटिल्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। मेगस्थनीज एवं स्ट्रोबो ने मौर्य काल में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, जबकि त्रिपिटकों में दास के 4 प्रकार बताए गए हैं। अशोक के बृहत शिलालेख संख्या 9 में दास तथा भेतक का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मौर्य प्रशासन में संग्रहण जो है वो भू राजस्व से संबंधित है। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन में संग्रहण जो है भू राजस्व से संबंधित था। मौर्य युग में प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते थे। मंडल के प्रधान को प्रादेष्टा कहा जाता था। मंडल का विभाजन जो है जिलों में हुआ था, जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था। जिले के नीचे स्थानीय होता था, जिसमें 800 ग्राम होते थे। स्थानीयों के अंतर्गत 2 द्रोणमुख थे। द्रोणमुख के नीचे खारवतिक अथवा खारवटिक के अंतर्गत 20 संग्रहण होते थे। संग्रहण का प्रधान अधिकारी गोपा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो किस चरण को पुनर्जागरण कहा जाता है? 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य को क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल कहा जाता है। विशेष अध्ययन देखते हैं। पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में प्रारंभ हुआ था तथा वहां से इसका विस्तार स्पेन में हुआ है, पुर्तगाल में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, इंग्लैंड में और जर्मनी में हुआ है। इटली के राज्यों में 1314 से 1550 ईस्वी, 14वीं से 16वीं शताब्दी तक लगभग 200 वर्षों के काल में अभूतपूर्व साहित्य का सृजन हुआ और असाधारण रूप से मूर्ति कला, चित्रकला तथा स्थापत्य के रूप में विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? तो पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो जो है वो चित्रकार थे। चित्रकार जो है पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो थे। विशेष अध्ययन देखते हैं। पुनर्जागरण काल में माइकल एंजेलो एक चित्रकार थे। इनका जन्म फ्लोरेंस राज्य के केप्रीज नामक स्थान पर हुआ था। माइकल एंजेलो पुनर्जागरण काल के एक महान चित्रकार थे। इन्होंने रोंडनिनी पिएटा नामक संगमरमर मूर्ति का निर्माण किया था। माइकल एंजेलो ने रोम स्थित सिस्टीन चैपल की छत पर भित्ति चित्रों का निर्माण किया था तथा इनकी कृतियों में प्रकृति द फॉल ऑफ मैन तथा लास्ट जजमेंट प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो हर्ष का प्रधान सचिव जो है भांडी था। हर्ष का प्रधान सचिव भांडी था। विशेष अध्ययन देखते हैं। सम्राट हर्ष की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। हर्ष के अधीनस्थ नामक महाराज अथवा
महासामंत कहे जाते थे। प्रशासन में सामंतों का विशिष्ट स्थान था। सम्राट को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। मंत्री को सचिव अथवा अमात्य कहा जाता था। हर्ष के समय में भांडी उसका प्रधान सचिव था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के प्रश्न को तय करने के लिए भांडी ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? तो भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? तो हंसबेग को भास्कर वर्मन ने राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था। विषय तदन देखते हैं। कामरूप का राजा भास्कर वर्मन सम्राट पुष्पभूति वंश का समकालीन था तथा उसने हंसबेग नामक अपने राजदूत के माध्यम से हर्ष के साथ मैत्री संबंध कायम किया था। हर्ष के जीवन काल तक वह उसका मित्र तथा सहायक बना रहा। हर्ष चरित से पता चलता है कि एक बार हुएनसांग भास्कर वर्मन के दरबार में ठहरा हुआ था। हर्ष ने उसे बुलाने के लिए अपना एक दूत भेजा। भास्कर वर्मन ने कहला भेज कि वह चीनी यात्री के बदले अपना सिर देना पसंद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? तो हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट और भाट कहलाता था? तो पुलिस जो है वो चाट और भाट कहलाता था हर्ष के काल में। विषय अध्ययन देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन के प्रशासन की सुविधा के लिए अपने को राज्य कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निमित्त पुलिस विभाग की स्थापना किया गया था। पुलिस कर्मियों को चाट भाट कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? चाट एवं भाट कहा जाता था। दंडपाशिक एवं डांडिक पुलिस विभाग को अधिकारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विभाजित किया? तो किस चोल शासक ने संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विभाजित किया? राजराज प्रथम ने संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विभाजित किया था। विषय अध्ययन देखते हैं। चोल शासक राजराज प्रथम, इनका शासनकाल 1985 से लेकर 1015 ईस्वी तक था। वे सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था। चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक प्रांतक द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र अरिमोलिन वर्मन था, जो राजराज प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। राजराज प्रथम ने दक्षिण में केरल, पांड्य तथा सिंहल राजाओं के विरुद्ध अभियान किया। सबसे पहले उसने केरल के ऊपर आक्रमण कर वहां के राजा रवि वर्मन को त्रिवेंद्रम में पराजित किया तथा इस विषय के उपलक्ष्य में कांडलूर सलेम कमरूत की उपाधि धारण किया था राजराज प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो महेंद्र पंचम को राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम के द्वारा पराजित किया गया था। राजराज प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम था। विषय अध्ययन देख लेते हैं। चोल शासक राजराज प्रथम एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था। राजराज प्रथम केरल एवं पांड्य की विजय के पश्चात सिंहल की ओर उन्मुख हुआ। उसने एक नौसेना के साथ सिंहल पर चढ़ाई की। सिंहल नरेश महेंद्र पंचम पराजित हुआ। चोल सेना ने अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया और सिंहल द्वीप के उत्तरी भाग पर राजराज प्रथम का अधिकार हो गया। राजराज प्रथम के पश्चात राजेंद्र प्रथम शासक बना। उसने भी सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित कर उसे बंदी बना लिया और चोल साम्राज्य में भेज दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है वो जॉन के द्वारा किया गया है। विषय अध्ययन देखते हैं। जॉन के ने 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया था। फ्लाइंग शटल रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है, जिसे बुनाई के लिए प्रयोग किया जाता था। रिचर्ड आर्कराइट ने औद्योगिक क्रांति के दौरान वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफंसन ने रेलवे चलाई थी? तो किस वर्ष चलाया गया था? लिवरपूल एवं मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफंसन ने 1930 ईस्वी में क्या चलाया था? रेलवे चलाया था, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया। इस प्रकार ऑप्शन ई इसका बिल्कुल
सही होगा। विषय अध्ययन देखते हैं। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टिफसन द्वारा पहला भाप से चलने वाला इंजन स्टिफसन रॉकेट बनाया। इसके बाद स्टिफसन ने ब्लचर नामक इंजन निर्मित किया जो 30 टन का भार 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक गाड़ी पर ले जा सकता था। सर्वप्रथम 1825 ईस्वी में स्कॉटटन एवं डार्लिंगटन शहरों के मध्य 9 मील लंबा रेलमार्ग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में रेल द्वारा तय किया गया था। इसके उपरांत 1830 ईस्वी में मैनचेस्टर एवं लिवरपूल के मध्य जॉर्ज स्टिफसन ने रेल चलवाया था। कब चलवाया था? तो 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ की रचना है। विषय अध्ययन देखते हैं। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 की रचना किया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो एडम स्मिथ की है। इस पुस्तक में उन्होंने व्यक्तिवाद का प्रतिपादन करते हुए हस्तक्षेप का सिद्धांत प्रस्तुत किया है तथा इसी में स्मिथ ने बाजार अर्थव्यवस्था का क्रमबद्ध व्यवस्थित विश्लेषण किया है। इसके प्रकाशन के बाद एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाने लगा है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके। जितने भी तैयारी 1, 2 में 3 में क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। सभी चाहे क्लास 1 to 5 हो, 9 to 10 हो या 11, 12 हो। आप जरूर चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइड क्या था? तो टाइड जो है धार्मिक था। टाइड क्या था? तो एक धार्मिक था। धार्मिक कर था एक प्रकार का। टाइड क्या था? धार्मिक कर एक प्रकार का था। विषय अध्ययन देखते हैं। टाइड एक धार्मिक कर था जो चर्च द्वारा किसानों से करों के एक हिस्से के रूप में वसूला जाता था। फ्रांस की संपूर्ण आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60 जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। चर्च किसानों से करों को एक हिस्सा टाइड या धार्मिक कर के रूप में वसूलता था तथा टाइल प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर भी वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कोर्स ऑन इक्वलिटी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा है? तो सेकेंड डिस्कोर्स या फिर डिस्कोर्स ऑन इक्वलिटी जो है वो लिखा गया है, रूसो के द्वारा लिखा गया है। विषय अध्ययन देखते हैं। डिस्कोर्स ऑन इक्वलिटी या सेकेंड डिस्कोर्स नामक पुस्तक जो है रूसो ने 1754 ईस्वी में लिखा है। इसी पुस्तक में रूसो ने 2 प्रकार की असमानता का वर्णन किया है, जिसमें पहला प्राकृतिक असमानता, दूसरा नैतिक असमानता में विभेद का कारण विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? कोर्सिका द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। विषय अध्ययन देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप में हुआ था। इसके पिता कार्लो बोनापार्ट एक साधारण वकील थे। 1785 में नेपोलियन लेफ्टिनेंट के पद पर आसीन हुआ। 1805 ईस्वी में नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया तथा इस पद पर 1815 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो लिखा गया है मॉन्टेग्यू के द्वारा लिखा गया है। द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेग्यू द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है। इस पुस्तक में मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन को प्रस्तावित किया है। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट महत्वपूर्ण है। इसमें राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों के बारे में चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जीतल पर इल्तुतमिश को खरीदा था। विषय अध्ययन देखते हैं। इल्तुतमिश मध्य एशियाई जनजाति का तुर्क था। इल्तुतमिश को बाल्यकाल में ही इसके
भाइयों ने ईर्ष्या के कारण एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। बाद में इसे जमालुद्दीन नामक व्यापारी ने खरीदा और गजनी के दास बाजार में बेचने ले गया, जहां सुल्तान मोहम्मद गोरी से विवाद होने के कारण इसे गजनी के बाजार में इसके बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तत्पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दिल्ली के बाजार में 1 लाख जीतल में जमालुद्दीन से खरीदा। अतः गुलामों का दास होने के कारण इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष इल्तुतमिश बगदाद खलीफा के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? तो बगदाद खलीफा के द्वारा इल्तुतमिश को मान्यता प्राप्त हुआ है 1229 ईस्वी में। विशेष अध्ययन देखते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश ने फरवरी 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तानसीर बिल्लाह से मानविशेक अधिकार पत्र प्राप्त किया। इससे दिल्ली सल्तनत को गजनी से स्वतंत्रता एवं अलग अस्तित्व के रूप में वैधानिक मान्यता व आध्यात्मिक स्वीकृति प्राप्त हुई। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसका शासनकाल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए मुमलिक सृजित किया गया है? तो नाइब ए मुमलिक जो है वो सृजित किया गया है बहराम शाह के द्वारा। विशेष अध्ययन देखते हैं। सुल्तान रजिया का शासनकाल 1236 से 40 ईस्वी तक था। को तबर हिंद के दुर्ग में बंदी बनाने के बाद इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली सिंहासन पर बैठा। इसने अपने शासन के दौरान एक नया पद नाइब ए मुमलिक सृजित किया, जो अब्बासी खलीफाओं की व्यवस्था में पूर्ण वजीर और ब्रिटिश राज्य के रेजिडेंट संरक्षक के समान था। इस पद पर सर्वप्रथम नियुक्त मालिक इख्तियारुद्दीन एतगिन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया है? तो बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? तो खासदार के रूप में नियुक्त किया गया था बलबन के द्वारा। सुल्तान बलबन बहाउद्दीन इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के पश्चात सुल्तान के वजीर जुनैदी सुल्तान की ओर से इसे खरीदा तथा सुल्तान इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम बलबन को खासदार सुल्तान का निजी सेवक नियुक्त किया। तत्पश्चात रजिया के शासनकाल में अमीर ए शिकार, बहराम शाह के काल में अमीर ए आखुर, अमीर ए हाजिब, अलाउद्दीन महसूद के शासनकाल फिर नाइब ए मुमलिक, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल के पद पर रहा। 1266 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? तो इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवाया, जो इल्तुतमिश के मकबरे के नाम से प्रसिद्ध है। यह मकबरा कुबत उल इस्लाम मस्जिद के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 1234 से 35 ईस्वी में लाल पत्थर का प्रयोग कर बनवाया था। इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नसरुद्दीन महमूद की स्मृति में सुल्तान गढ़ी के मकबरे का निर्माण 1231 से 32 ईस्वी में करवाया था। बलबन ने भी दिल्ली में अपना मकबरा बनवाया, जो शुद्ध इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? तो अकबर की अंतिम विजय पूछा जा रहा है कौन सा था? तो असीरगढ़ का किला को जीतने में असीरगढ़ का किला जो है अकबर का अंतिम विजय था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की अंतिम विजय 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का विजय था। असीरगढ़ खानदेश का किला था, जहां का शासन मीर बहादुर था, जिसने फरवरी 1601 ईस्वी में मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। अतः असीरगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खोला तथा इसका नाम बदलकर धनदेश रखा। तो असीरगढ़ का नाम क्या रखा गया? तो धनदेश रखा गया। किसके द्वारा रखा गया?
तो अकबर के द्वारा रखा गया। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? तो इबादत खाना का निर्माण अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। बादशाह अकबर ने धर्म व दर्शन पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था। इबादत खाना आयताकार कक्ष एवं द्विमंजिला इमारत थी। अकबर ने 1569 से 70 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। 1578 ईस्वी में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय था। विशेष अध्ययन देखते हैं। उत्तर मुगल कालीन शासक आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से लेके 59 ईस्वी तक था। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में बंगाल के नवाब उस समय सिराजुद्दौला थे, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। प्लासी बंगाल के नदिया जिले में गंगा की सहायक भागीरथी नदी के किनारे है। प्लासी कहाँ है? बंगाल में है। कौन सी? नदिया जिला में है और गंगा नदी की सहायक नदी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। इस युद्ध में अंग्रेज की विजय हुई तथा नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई और उसकी हत्या कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बक्सर की युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसिस्लाट था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जो है वेंसिस्लाट था। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज एवं मीर कासिम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व अवध के नवाब शुजाउद्दौला के द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन के मध्य हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और दूसरी तरफ कौन थे? तो दूसरी तरफ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। यह इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई तथा इलाहाबाद की संधि 1765 के पश्चात यह युद्ध समाप्त हो गया। इलाहाबाद की संधि 2 हुआ था, एक शुजाउद्दौला के साथ हुआ था और दूसरा शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था। शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हुआ अंग्रेजों को। शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि के पश्चात उन्हें इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी जो है इलिस था। विशेष अध्ययन देखते हैं। बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी इलिस था। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। इसके पश्चात इलाहाबाद की संधि हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1764 को शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। दूसरा संधि जो है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के मध्य हुआ था। इसके बाद बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 72 ईस्वी लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अहमदुल्ला पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। 5 जून 1858 को रुहेलखंड की सीमा पर पोवाया के राजा जगन्नाथ सिंह ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। जेवी मौलेसन ने मौलवी अहमदुल्ला को सच्चा देशभक्त कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन था। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। विशेष अध्ययन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन और भारत सचिव लॉर्ड आर चर्चिल थे।
तथा इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे और बंबई के गवर्नर लॉर्ड रे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में रिटायर्ड अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है प्रथम अध्यक्षता जो है बेमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में गरम दल एवं नरम दल के रूप में विभाजित हो गया। यह कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो है वो 1908 ईस्वी में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। इसी तरह देखते हैं, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। गलती से किंग्सफोर्ड के स्थान पर कैनेडी की हत्या हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया। खुदीराम बोस स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद हुए थे। लगभग 18 महीना के थे उस समय खुदीराम बोस जब उन्हें फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? तो दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ जो है 78 प्रतिभागियों ने साथ दिया था। विशेष अध्ययन देखते हैं, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। गांधी जी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी नवसारी जिला के लिए निकले पड़े। 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अधिकतर क्वेश्चन जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन से लिया गया है। आप जरूर देखें, मॉडर्न हिस्ट्री के घटना चक्र पूर्वावलोकन स्टार्ट किया गया है, बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए, आप उसे जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो गदर पार्टी की स्थापना कहां पर किया गया था? तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भकना आदि द्वारा किया गया था। सैन फ्रांसिस्को से ही साप्ताहिक गदर का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ तथा 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में प्रकाशित हुआ। बाद में गदर अंग्रेजी, मराठी, गुजराती तथा पाश्तो भाषा में भी प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो किस तिथि को हुआ था? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। पूछा जा रहा है संविधान सभा की पहली बैठक, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया जो अस्थायी रूप में से बने रहे। सच्चिदानंद सिन्हा एक भारतीय वकील और सांसद थे। सभा ने फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए उन्हें सबसे उम्रदराज सदस्य के रूप में चुना था। फ्रेंड्स, इस प्रकार हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के क्वेश्चन को समाप्त किया जाएगा। सोशल साइंस क्लास 9 to 10 के, जिसमें जो तैयारी 2 में पूछे गए थे सभी क्वेश्चन।
चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का जो स्टार्ट किया गया घटना चक्र पूर्वावलोकन, उसी से अधिकतर क्वेश्चन आया है। आप जरूर जाकर उससे पढ़ें ताकि आपको एग्जाम में तैयारी 4 में आने वाले क्वेश्चन में कोई परेशानी आपको ना हो। वीडियो को जाते-जाते लाइक कर दे फ्रेंड्स ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।